आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर मेडिवियल टाउन्स को समझेंगे। ट्विटर पे, इंस्टा पे आ गया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम मेडिवियल टाउन को देखेंगे। देखो, मेडिवियल सिटीज की बात करें तो मध्यकालीन युग भारत को हम देख रहे हैं। तो 1206 से लेकर जब तक ब्रिटिशर नहीं आए, मतलब एक तरीके से 500 सालों तक, मतलब 1857 तक चला। हालांकि मेडिवल हिस्ट्री हमारी 1206 से स्टार्ट होती है और ये 1757 तक चलती है, लेकिन 1857 तक मुगल रूल खत्म हो गया और हम ब्रिटिश के अंदर आ गए प्रॉपरली। तो मेडिवल सिटीज कैसे डेवलप हुई? देखो, मेडिवल सिटीज की बात करें तो इधर वेस्ट से ये कंसेप्ट आया है। मैंने अभी आपको एंशिएंट सिटीज के बारे में बताया था भाई, वहां पे कैपिटलिज्म डेवलप हुआ, पॉलिटिकल और कल्चरल प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूसर ट्रेडर्स जो है वहां पे उदय हुआ। देखो, जब भी पैसा आएगा शहर डेवलप होंगे ही होंगे। फ्यूडलिज्म का यहां पे हम देखते हैं डिक्लाइन हुआ कैपिटलिज्म के उदय से। तो हम देखते हैं बहुत सारे वेस्ट में इंडस्ट्रियल टाउन्स बन गए। ठीक है, बहुत सारे मेडिवल टाउन्स जो हैं वो उनका उदय होता है और ट्रांजिशन था ये, फ्यूडलिज्म से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़ गए थे। इसका मतलब ये था कि एक तरीके से हमने टाउन्स को बनाना शुरू कर दिया है। अब शहर बहुत तरीके के थे। अगर हम हेनरी पेरने की बात करते हैं तो वो दो डिफरेंट कैटेगरीज की बात करते हैं। हेनरी HENRI, पेरने PIRENNE। अभी मैं थोड़ा सा आपको वेस्ट वर्ल्ड के बारे में बता रहा हूं, वहीं से ही तो भाई कंसेप्ट आया है ये। पहले टाउन होते थे लीग टाइप ऑफ टाउन, LIEGE। ये कैसे टाउन होते थे? ये वो टाउन होते थे जहां पे बिशप की सीट होती थी। बिशप समझते हैं? जो चर्च में ऑफिसर होता था, जो चर्च की देखभाल करता था, वहां पे बिशप की सीट होती थी। तो वहां पे जो मेन लोग होते थे वो बेसिकली धार्मिक लोग होते थे, समझ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे जिसमें कुछ आर्टिजन्स होते थे, सर्वेंट्स होते थे। दूसरा होता था, ये तो पहले कैटेगरी हो गया, दूसरा था आपका फ्लेमिश, FLEMISH, फ्लेमिश टाइप ऑफ सिटी। ये इकोनॉमिक यूनिट होता था, ये मेन यूनिट होता था। यहां पे ओलिगार्की थी, कुछ बहुत समृद्ध लोग इसको रूल करते थे। तो यहां पे वेल्दी ओलिगार्की थी, यहां पे रिच मर्चेंट्स, मजिस्ट्रेट्स, मतलब रिच मर्चेंट्स जो थे और फाइनेंशियल फैमिलीज यहां पे रहती थी। तो ये था आपका वेस्ट में, इस तरीके के टाउन्स थे। साथ ही साथ तीन और कैटेगरी यहां पे फर्नेंड ब्रॉडल जो है, FRENAND BRAUDEL, वो तीन तरीके के टाउन्स की बात करते हैं। अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग व्यू है। वो बताते हैं कि पहला तो ओपन टाउन्स थे। ओपन टाउन्स की बात करें तो यहां पे एग्रीकल्चर देखता था, एग्रीकल्चरल टाउन्स इनको बोल सकते हैं। यहां पे एग्रेरियन वर्ल्ड के स्ट्रक्चर्स मिलते थे। दूसरे तरीके के क्लोज टाउन होते थे, ये सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होते थे। एक देखिए, ओपन होगा, ओपन मार्केट होगा, यहाँ पे हर कोई आ सकता है और यहाँ पे डेफिनेटली एग्रीकल्चर में आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। लेकिन क्लोज्ड में ये सेल्फ सफिशिएंट थे और इनको ज्यादातर किसी की जरूरत नहीं होती थी। ज्यादातर ये जो शहर होते थे इनमें बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, बाउंड्रीज होती थी। और तीसरे तरीके के होते थे सब्जेक्ट टाउन्स। यहां पे बेसिकली सब्जेक्ट, जैसे मान लो का आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट का टाउन होता था। जैसे आप रोम फ्लोरेंस देखेंगे, फ्लोरेंस में क्या था, मेडिचीज रूल करते थे, वो आर्टिस्ट थे, गिल्ड्स होते थे बड़े बड़े, मतलब ग्रुप्स होते थे। तो ये तीन तरीके के, फर्निंड ब्रॉडल का कहना है, तीन तरीके के टाउन्स होते थे। उसके बाद फिर लेबर का डिवीजन कैसा था, कल्चरल टाउन्स, कल्चर के हिसाब से भी टाउन को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत की गई, मतलब जरूरत हुई वहां पे। तो ये तो बात हुई वेस्ट की। अब भारत की बात करते हैं। भारत में क्या हालचाल था? देखो, भारत में हम बहुत सारे हिस्टोरियंस की बात करने वाले हैं। भारत में यहां पे मेडिवियल हमारा 1206 से शुरू हुआ। आपको पता ही है कि 1192 में मोहम्मद घोरी ने जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जीती तो भारत में इस्लाम का आगमन हो गया और 1206 में पहली डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी आई, कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं मेडिवियल हिस्ट्री बहुत जल्द पढ़ाऊंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर बना, वहां से हमारा मेडिवियल सिटी शुरू हुआ, मेडिवियल रूल शुरू हुआ। 500 सालों तक इस्लाम का रूल था। अब बहुत लोगों को यह लगता है कि इस्लाम आया तो उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए, जो यहां पे रूलर्स थे उनको पता था कि हम जब तक लोगों को साथ में नहीं लेंगे तब तक हम चल ही नहीं पाएंगे। तो यहां पे लोगों के साथ साथ इन लोगों ने चलना शुरू कर दिया। ठीक है, हुआ क्या था कि जब इस्लाम आया, किताब में लिखा है बेसिकली, मोहम्मद हबीब बताते हैं
जब इस्लाम आया नॉर्थ इंडिया में, जब मोहम्मद घोरी ने सब कुछ जीता, तो वो लोग आ गए सोसाइटी में जिनको दबा कुचला, जो मतलब पीछे रहते थे, ठीक है, वो फैक्टर आ गया। एक्सटर्नल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें लेबर्स आ गए। मतलब देखो क्या था कि हम अगर अपने वर्ल्ड डिवीजन हर जगह था, और काफी हद तक इस्लाम ने शुरुआत में इक्वालिटी की बात की, हालांकि बाद में उनमें भी डिवीजन हो गया, शिया सुन्नी का पूरा मसला हो गया। लेकिन हुआ क्या कि जो लोग पिछड़े थे, जिनको सोसाइटी में कोई जगह नहीं थी, उन्होंने शहरों में आना शुरू कर दिया, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा, फिनिश्ड प्रोडक्ट बहुत तेजी से बढ़े, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो खत्म होने लगा, ठीक है। दूसरी चीज जो है भाई इस्लाम है। इस्लाम जब आया तो वो क्या हुआ कि उसने काफी लोगों को मौका दिया, लेकिन हुआ क्या कि भाई इस्लाम फिर अपने साथ कट्टरता भी लाया। अब कट्टरता का मतलब ये है कि वहां पे बहुत लोग जो है वहां पे बोला कि आपको पता है कि आपको बुरखे में रहना है, औरतों को ज्यादा बाहर नहीं निकलना है, तो एक स्पेशल तरीके का अटायर होता था इस्लाम का। तो अब इसकी भी मांग बढ़ गई। अब जब इसकी जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी तो इसका प्रोडक्शन होने लगा। अब जब प्रोडक्शन होगा तो लोगों के पास पैसा आने लगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो रिलीजन ऑफ इस्लाम था वो एक मैग्नेट की तरह काम किया। जो सिटी वर्कर्स थे, एलिफेंट ड्राइवर्स हो गए, बुचर्स हो गए, वीवर्स हो गए, इन सबको कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, मतलब सबको सोसाइटी में ले आए और सबको काम करना स्टार्ट करवा दिया कि आओ बेटा तुम काम करो। जो एक डिवीजन था ना कि जिसका काम उसी को साझे, जो राजा है वो रूल करेगा, जो बनिया है वो, यहां पे खत्म हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, और वहां से फिर इंडियन सिटीज का डेवलपमेंट शुरू होता है। इससे पहले भी थे इंडियन सिटीज, लेकिन यहां से इंडियन सिटीज का फिर डेवलपमेंट हुआ। अब इंडियन सिटीज यहां से बनेगी और बिगड़ेगी। देखिए, हमको हिस्ट्री को, आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल साइड में रखिएगा, क्योंकि इतिहास को हमको वैसा ही देखना है जैसा इतिहास रहा है। हम इतिहास को तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते। अगर आप हिस्ट्री में जब आप मेंस एग्जाम लिखेंगे जिनका ऑप्शनल है हिस्ट्री, और अगर आप उल्टा सीधा लिख के आ गए तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आप कभी कोई एग्जाम निकाल, इसीलिए आपको बहुत ही न्यूट्रल जो फैक्ट्स हैं वही आपको बताने हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो मेडिवल सिटीज जो है वो फिर डेवलप होना शुरू हुई। अब इसके बाद क्या हुआ, इस्लाम जब मुगल्स आए तो उन्होंने भी हायरार्की शुरू कर दी। देखिए शुरुआत में क्या था कि हेरिडिटरी होती थी, कि जैसे जो राजा है, राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन जब इस्लाम आया तो उसने, हालांकि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, लेकिन यहां पे मैंने बताया ना कि वर्क फोर्स को वो ले आए। उसके बाद टर्क्स आए, भाई टर्क्स ही तो पहले आए थे, तो उन्होंने पावर को शेयर किया, कारखाने बना दिए, आर्टिजन, पर्सनल सर्वेंट्स, म्यूजिशियन, डांसिंग गर्ल्स, इन सबको ले आए। तो बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने यहां पे काम किया, और भाई जब काम करोगे तो पैसा आएगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, ये 500 साल का जो इतिहास आप देख रहे हैं ना, ये विदाउट पब्लिक के हो ही नहीं सकता। तो यहां पे लोग एक तरीके से एडजस्ट कर गए थे। भाई देखो सिंपल सी बात है, किसी का भी रूल हो, लोग क्या चाहेंगे, उनको समृद्धि मिले, उनको खाना मिलता रहे, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो। तो इरफान हबीब ने यह बताया है कि, ये इरफान हबीब का व्यू है, याद रखिएगा। अभी हम और भी व्यूज की बात करेंगे। इरफान हबीब ने बताया है कि जो अर्बन इकोनॉमी का एक्सपेंशन था वो इसलिए हुआ था क्योंकि यहां पे लोग आते जा रहे थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है उसमें ग्रोथ देखने को हमको मिल रही थी। 13th और 14th सेंचुरी में हम देखते हैं टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हुई। पेपर, टेक्सटाइल, बिल्डिंग्स, गोल्ड, सिल्वर, ये जो कॉइन्स बनाए गए, कॉइन इंट्रोड्यूस हो गया था भारत में। इसकी वजह से जब समृद्धि आई और ऊपर से जो ट्रेड हुआ, सिटीज बनने शुरू हो गए। साथ ही साथ स्लेव लेबर या अनफ्री लेबर जिसको बोलते हैं, स्लेव लेबर और अनफ्री लेबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा इन प्रोडक्शन में। अब हम आते हैं बीडी चट्टोपाध्याय और आर चंपा लक्ष्मी का क्या कहना है। देखिए, अगर बीडी चट्टोपाध्याय की बात करें तो वो बताते हैं, वो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बीडी चट्टोपाध्याय बोलते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया की वजह से यहां पे टाउन्स जो है वो डेवलप होने शुरू हुए। इंडो गैंजेटिक डिवाइड जो था, अपर गंगा बेसिन और मालवा रीजन, यहां पे बहुत जबरदस्त ट्रेड होता था, जिसकी वजह से यहां पे टाउन बनने शुरू हुए। गुर्जर प्रतिहार्स ने यहां पे अर्बन सेंटर्स बनाए। गुजरात में भाई हर्षवर्धन ने तो क्या खूबसूरत टाउन बनाया था, अशोक की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो यहां पे हम देखते हैं कि इसी दौरान 9th सेंचुरी के बाद जो है बहुत सारे टाउन्स एक के बाद एक डेवलप होने शुरू हो गए, और ये नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में हुआ प्रॉपरली। गुजरात में 20 टाउन देखने को मिलते हैं, राजस्थान में 131 शहर बन गए, कर्नाटक में 78 शहर बन गए, यहां तक कि आंध्र प्रदेश में 70 बने। 1000 से लेकर 1336 तक 70 शहर बनाए गए। आर चंपाका लक्ष्मी जो है वो बताती हैं कि साउथ में टाउन बनने शुरू हुए। चोला टेरिटरी जो थी उसने भी तो एक्सपैंड किया ना। भाई देखो, साउथ में बहुत जबरदस्त वेल्थ थी। आप एक चीज ध्यान रखो,
भारत जो है, मैं भारत, वैसे तो मेरा मैप बहुत अच्छा नहीं, मैं देखो नीचे से बनाता हूं मैं, सॉरी, ठीक है। ये है आपका इंडिया, है ना। तो अब ये है आपका साउथ, यहां केरल पड़ता है, चोला टेरिटरी थी ये पूरी, चोला सॉरी चेरस टेरिटरी थी, चोला ये तमिलनाडु आपका, ठीक है। मतलब ये वाला एरिया साउथ का जो रीजन है, देखो ये सब समुद्र से लगते हैं, और जो समुद्र से लगेगा उसकी समझ लीजिए 12 न्यारे हो गए हैं। समुद्र से ट्रेड होगा ना, जहां ट्रेड होगा, जहां बिजनेस होगा, भाई आप खरीदते हो बेचते हो, हर यही आप जो काम कर रहे हो ना वो सब बिजनेस ही, खरीद, यहां पे खरीद रहे हो और बेच रहे हैं, बस यही हो रहा है। मैं भी आपको अपनी नॉलेज बेच रहा हूं, आप वो ले रहे हो, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है सब कुछ बिजनेस है। तो जहां पे ट्रेड होगा, जो कोस्टल लाइन है वो अपने आप डेवलप करेगा ही करेगा, क्योंकि बहुत पैसा आएगा। और यही हुआ। तो जो चोला एम्पायर था उनकी टेरिटरी बहुत जबरदस्त थी, अच्छी खासी वेल्थ आती थी। लेकिन यहां पे जो टाउन्स थे, देखिए चोला, अगर साउथ में टाउन्स की बात करें, स्पेशली चोला के, तो वहां पे ना, वहां पे डिविजन थे। जैसे कई बार चोला क्या करते थे, ब्रह्मदेव का आपने नाम सुना होगा। ब्रह्मदेव जो होते थे वो यहां पे ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। कभी कभी मंदिर के लिए जमीन दे दी जाती थी, मंदिर के लिए अलग ही जो शहर है वो बना दिया जाता था। कहने का मतलब यह है कि यहां पे टाउन में को डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ बहुत एलीट क्लास के लिए बहुत जबरदस्त टाउन बनाए गए, जैसे तंजावुर, ये रॉयल सिटीज थी, बहुत बड़े। जैसे आज आप देखते हैं ना कि कुछ बहुत गजब जबरदस्त शहर होते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, और कुछ छोटे शहर होते हैं, और कुछ उससे छोटे शहर होते हैं। तो ये हमको देखने को मिलता है, समझ गए। यहां पे सेरेमनीज के लिए अलग अलग टाउन्स होते थे। तो कहने का मतलब यह है कि 9th से लेकर जो पूरा मुगल पीरियड तक आया है, और उसके बाद फिर ब्रिटिश, लगातार अर्बनाइजेशन जो है ना, उसमें यूनिफॉर्मिटी रही है और वो डेवलप होता रहा है। नए नए शहर जो है वो आते रहे हैं। फिर उसके बाद ये भी है कि देखो, जो मेडिवियल टाउन है नॉर्थ इंडिया में, वो हमेशा से एनालिसिस रहा है कि भाई नॉर्थ इंडिया में मेडिवियल टाउन, क्योंकि दोस्तों इतनी तेजी से डेवलपमेंट हुआ, तो भैया वो क्यों हुआ। बहुत सारे स्कॉलर जैसे के.एम. अशरफ हो गए, एच.के. नकवी हो गए, डब्ल्यू.एच. मोरलैंड हो गए, सबने स्टडीज किया और इसको बताने की, इसको बताया है उन्होंने। एकेडमिक एफर्ट्स बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलर्स, बहुत स्कॉलर्स की इतने, तो इतने सारे स्टोरियंस हैं। एस.सी. मिश्रा हो गए, श्री मूसवी हो गए, स्टीफन ब्लेक हो गए, के त्रिवेदी हो गए, जे.एस. गरेवाल हो गए, सबने बताने की कोशिश की है। इसमें श्री मूसवी जो है वो फोकस करती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग था, नॉर्थ इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स जो थे, उसने बहुत ज्यादा बल दिया। लेबर प्रोसेस बहुत बढ़िया था, लेबर इंटेंसिव, कुछ टाउन लेबर इंटेंसिव होते थे, यहां पे काम बहुत ज्यादा होता था। जैसे गुजरात का जो सूबा था उसमें अच्छा खासा ट्रेड आता था, और क्राफ्ट प्रोडक्शन, गुजरात तो भैया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ही बोला जाता है। तो गुजरात में तो, गुजरात का तो कपड़ा सबसे बेहतरीन होता, और यही बाहर भेजा जाता था। ऊपर से यहाँ पे अर्बन टैक्सेस भी लिए जाते थे, अर्बन टैक्सेस अच्छे खासे थे। और गुजरात जो है, आप बोलते ना गुजरात डेवलप, भाई गुजरात आज से नहीं, सदियों से डेवलप्ड है, क्योंकि वो पोर्ट है। जहां मैंने बताया ना, जहां पे पोर्ट, जहां समुद्र से रास्ता टच होगा वो बहुत डेवलप होगा, अगर आपने उसको अच्छे से यूज कर लिया। आगरा में भी अर्बन टैक्सेशन देना पड़ता था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब बढ़िया था यहाँ पे। और उसके बाद अगर मुगल इंडिया की बात करें, तो इसमें 18% जो टोटल पॉपुलेशन थी वो अर्बन सेंटर्स में रहती थी, बाकी 83% कंट्री साइड में रहती थी, ये मूसवी का कहना है। फिर स्टीफन ब्लेक बताते हैं, उन्होंने शाहजहानाबाद को एज अ सॉवरेन सिटी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिटी स्टडी किया, ठीक है। हालांकि ये बताते हैं कि जो सॉवरेन सिटी थी, ये ब्यूरोक्रेटिक एम्परर्स, मतलब ब्यूरोक्रेट्स जो है, आज के जो आईएएस आईपीएस, उस समय ऐसा एग्जाम तो नहीं होता था, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट जो है वो रूल करते थे। यही ब्यूरोक्रेसी लॉयल होती थी एम्परर के। मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक मैकेनिज्म और अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता था यहाँ पे, पॉलिटिकल अथॉरिटी यहाँ पे होती थी, ठीक है। तो ये भी चीज, फिर सतीश चंद्रा जो है वो नोबिलिटी को मेडिवल टाउन से लिंक करते हैं, कि नोबिलिटी के कारण भी ब्यूरोक्रेट्स ऐसे आए, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने टाउन्स को बहुत अच्छे से मैनेज किया, जिससे टाउन का डेवलपमेंट हुआ। हालांकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी कई बार आ जाती थी। कई बार क्या होता था कि छोटे छोटे जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो विद्रोह कर देते थे आजादी के लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे, ऐसा नहीं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था। भाई कितनी बार अकबर ने कितने सारे शहरों को अपने कब्जे में लिया है, समझ गए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कमर्शियल अर्बनाइजेशन की। कमर्शियल अर्बनाइजेशन की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कमर्शियल और पॉलिटिकली चार्ज अर्बनिज्म, मतलब कैसे कमर्शियली जो पैसा आया और पॉलिटिक्स से अर्बनिज्म
बढ़ा, मतलब शहरीकरण हुआ। जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक पॉलिटिकल सेंटर था भाई, दिल्ली को हम हमेशा से पॉलिटिकल सेंटर मानते हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की गद्दी पे जो बैठेगा वही रूल करेगा, चाहे वो सबसे पहले कौन आए, पूरा दिल्ली। ये 500 जब तक मुगल्स नहीं आए थे तब तक पूरा दिल्ली दिल्ली सल्तनत ही तो बोला जाता है। सबसे पहले आपके कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब स्लेव डायनेस्टी आई 1206 से लेकर 1290 तक, फिर खिलजीज आए, फिर तुगलक्स आए, फिर सईद्स आए, फिर लोदीज आए, फिर मुगल आए। तो लोदीज तक तो पूरा दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था, अर्बन सेंटर था, बहुत जबरदस्त शहर था, इसीलिए न्यू दिल्ली आज हमारी कैपिटल भी है और पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज है दिल्ली। दौलताबाद, गुलबर्ग, गौर, आगरा, लाहौर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टाउन्स थे। पॉलिटिकल टाउन्स मतलब यहां पे पॉलिटिक्स बहुत ही तगड़ी थी, गद्दी के लिए खून हो जाते थे, ब्यूरोक्रेट्स रूल करते थे और यहीं पे एम्परर बैठता था। जैसे बीजापुर की बात करें तो बीजापुर का एम्परर बीजापुर में बैठेगा, शहर के नाम पे ही एम्पायर बन गए। दिल्ली सल्तनत शहर के नाम पे ही एक पूरी सल्तनत शुरू हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं शहर। फिर जौनपुर, बुरहानपुर, मुल्तान, पटना, अहमदाबाद, उज्जैन, अजमेर, इलाहाबाद, ये सब कमर्शियल चार्ज टाउन्स थे। ये कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट थे। कमर्शियल टाउन्स वो रहेंगे जहां से ट्रेड रूट जाएगा, जहां से जैसे जो कोस्टल टाउन्स हो गए या अहमदाबाद हो गया, उज्जैन हो गया, यहां से पूरा ट्रेड रूट जाता था, पूरा व्यापार होता था। तो ये जो डोमेन्स थे दे वर द मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और 10th 11th सेंचुरी में जब ट्रेड का रिवाइवल हुआ तो यही डोमेन्स, यही सेंटर्स, इन्होंने ही भारत को बहुत आगे बढ़ा दिया। मुगल्स के समय भारत पूरे दुनिया में 33% जीडीपी, 1/3 पूरी भारत की थी। इतना ज्यादा अमीर हो गए थे यहां पे लोग, इतनी जबरदस्त ट्रेडिंग होती थी क्योंकि डिवीजन ऐसा था। समझ गए? अब डिवीजन की बात करें तो इतना प्रोडक्शन की वजह से अभी मैंने आपको बताया कि जब मुस्लिम्स आए तो उन्होंने बोला कि पूरी बॉडी को कवर करना है। तो पूरी बॉडी को कवर करने के लिए जैसे बुरखा हो गया, तो अब वो अगर बुरखा सब पहनेंगे तो उसकी प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगी। जैसे अभी मास्क हो रहा है, हर कोई मास्क मास्क मास्क, उसकी प्रोडक्शन तो पैसा भी तो आएगा। कुछ मुस्लिम, क्योंकि दोस्तों ये पूरा इस्लामिक रूल था इसलिए मैं उस कंटेक्स्ट में बता रहा हूं। मेडिवियल इंडिया की बात करें तो मैं इस्लामिक कंटेक्स्ट में ही बताऊंगा, ठीक है? और किताब में भी यही लिखा है, तो जो किताब है उसी के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। तो यहां पे कुछ मुस्लिम फेस्टिवल जो है वो पूरे इंडिया में भी मनाए जाने लगे। कहीं कहीं हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हमको मुस्लिम्स में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं भक्ति और सूफी अर्बनिज्म की। भक्ति और सूफी अर्बनिज्म, देखो कुछ शहर ऐसे थे, ये तो देखिए हमने अभी तक दो शहर की बात की, एक कमर्शियल अर्बनाइजेशन और एक पॉलिटिकल अर्बनाइजेशन। भक्ति और सूफी अर्बनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्यों? जैसे आप अजमेर देख लीजिए, अजमेर में दरगाह बहुत इंपॉर्टेंट। आप जैसे मैं क्या बताऊं, बहुत सारे ऐसे, जैसे अब जीसस क्राइस्ट देख लीजिए, यरूशलेम की इतनी ज्यादा, क्यों जीसस क्राइस्ट वहां पे गए। आप रॉक टेम्पल कन्याकुमारी, स्वामी विवेकानंद वहां पे गए। तो कुछ शहर ऐसे होते हैं जहां पे रिलीजियस लीडर्स जाते हैं। वो शुरू हुआ हमारा भक्ति मूवमेंट से। भक्ति मूवमेंट 7th सेंचुरी में साउथ से शुरू हुआ और 14th 15th सेंचुरी आते आते ये पूरे नॉर्थ में फैल गया। भक्ति मूवमेंट पहले क्या था ना कि जो लोग होते थे, जो हाईएस्ट क्लास के होते थे, उन्हीं को ही पूजा करने का अधिकार था। बाकी जो लोएस्ट क्लास के लोग होते थे उनको पूजा करने का अधिकार था ही नहीं, वो भगवान का नाम भी नहीं ले सकते थे। लेकिन भक्ति मूवमेंट ने उनको ये ताकत दे दी कि कोई भी हो, कहीं पे भी, आपको क्या हुआ ना कि देखो धर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन जब धर्म का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो जाए पर्सनल लाइफ में या धर्म पैसे ऐंठने लगे, ये दिक्कत होती है। तो सूफिज्म और भक्तिज्म, जो भक्ति मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि जब हम देखते हैं इस्लाम में दिक्कतें आ गई, हिंदुइज्म में दिक्कतें आ गई, तो हम देखते हैं कि भक्ति और सूफी मूवमेंट ने वापस चेतनाओं को जगाया। तो ये मिडिल क्लास टाउन होते थे। अभी तक हमने बताया कि बड़े अमीर अमीर लोग भाई 18% ही तो रहते थे, लेकिन यहां पे मिडिल क्लास टाउन थे ये। रूरल सोसाइटी ऐसी हो गई कि जहां पे सूफिज्म भक्तिज्म गया वहां पे एक नया शहरी बन गया। और इसका एक रीजन ये भी था, जैसे कबीरदास तो खुद ही एक वीवर थे, वो खुद ही एक आर्टिजन थे, है कि नहीं? तो भक्तिज्म में जैसे कबीर पंथ हो, दादू पंथ हो गया, इन्होंने अलग ही शहर बना लिए। ये जहां गए, ये कबीर पंथी जो हैं, ये जहां गए रिलीजियस टाउन्स इन्होंने खड़े कर दिए। जैसे मकसूद अहमद खान है, वो एक अनदर परसेप्शन सूफी इंपैक्ट को अर्बनाइजेशन से जोड़ता है, क्योंकि सूफियों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा अर्बनाइजेशन में। अभी मैंने आपको बताया कि भक्तिज्म का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा, ऐसे ही सूफियों का भी रहा।
कई जगह सूफी संत गए और ये अलग होते थे, इनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, कमर्शियल पैसे से कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ जाते थे और लोगों को सही राह दिखाते थे कि बेटा तुमको करना क्या है, जीवन कैसे जीना है। तो जैसे सूफी पीर शाह जलालुद्दीन हो गए, यहां पे अर्बन यूनिट्स हो गया, सिलहट हो गया, वो जो ढाका के पास है समय, वो एक अर्बन सेंटर बन गया। ऐसे ही कबीर पंथी और दादू पंथी, कबीर भी यहां पे वीवर थे, दादू भी यहां पे वीवर थे, बनारस, कबीर खैर बनारस से बिलोंग करते थे और दादू भी कॉटन कार्डर जो अहमदाबाद वहां से आते थे, वहां पे उनका जन्म हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग भी जहां पे जाते थे एक नया शहर शुरू हो जाता था। तो इनका भी सूफिज्म और भक्तिज्म का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है अर्बनाइजेशन में, समझ गए। अब हम बात करते हैं आखिरी टॉपिक पुलिस क्रेसी की। पुलिस क्रेसी, आपको पुलिस लग रहा होगा, लेकिन देखो पुलिस जो है ना वो एक ग्रीक वर्ड है। पॉलिश मतलब होता है टाउन, इसका मतलब होता है रूल। रूल किसका? सुपीरियर अथॉरिटी का। सुपीरियर अथॉरिटी कैसे रूल करेगा? मीडियम ऑफ टाउन्स एंड टाउन ड्वेलर्स। यानी कि यहां ये हायरार्कियल इन नेचर है, सबसे ऊपर वो रहेगा जिसके पास अथॉरिटी है, बाकी जो लोग गांव में रहते हैं वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सबऑर्डिनेट रहेंगे। यानी कि हायरार्कियल सिटीज यहां पे अब डेवलप होनी शुरू हो गई। 16th सेंचुरी से जब मुगल आए, स्पेशली जब अकबर आया, तो उन्होंने जो चेन ऑफ टाउन्स होती है ना वो स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। बहुत सारी चेन बना ली टाउन की, एक के बाद एक शहर बना और बहुत तेजी से शहर बने। मुगल्स में दोस्तों अकबर के बाद शहर बहुत बनेंगे, टूटेंगे, कैपिटल शिफ्ट होंगी, ये होता रहेगा। क्योंकि अकबर के बाद स्पेशली जब औरंगजेब आए तो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी हो गई। इधर मराठा भी उभर रहे थे, अरे बाप रे शिवाजी ने क्या बैंड बजाई थी, मजा। महाराज शिवाजी मेरे आइडल हैं, उन्होंने मेरे ख्याल में अगर आपको लीडरशिप की स्किल्स जाननी है महाराज शिवाजी को पढ़ लीजिए। उनसे बेहतरीन लीडर भारत में बहुत नहीं हुए हैं, मेरे ख्याल में तो नहीं मैंने देखा। कमाल की कहानी। तो यहां पे शहर जो है वो टूट रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। तो अकबर ने इस तरीके की गवर्नेंस जो है, पुलिस क्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस स्टार्ट की थी। इन्होंने चेन ऑफ टाउन्स बना दिए थे, ठीक है, ताकि एम्पायर जो इनका इवॉल्व होते रहे। अकबर ने ढेर सारी सिटी को फाउंड और रिफाउंड किया। कुछ टाउन्स तो हायरार्कियल होते थे, जैसे आगरा बहुत इंपॉर्टेंट रहा मुगल पीरियड के दौरान, फतेहपुर सीकरी तो कैपिटल ही थी, लाहौर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उस समय पूरा भारत एक ही था ना। तो यहां पे वेस्ट सिटीज को अकबर जो है कॉन्केस्ट करता गया। 1585 आते आते अकबर ने सारे शहरों को जीत लिया था, आप समझ रहे हैं। तो अकबर ने सूरत हो गया, भरूच हो गया, ये सब कोस्टल टाउन थे तो बहुत इंपॉर्टेंट, चिटगांव, सतगांव, बतूर, इन सब पे भी कंट्रोल आ गया, बंगाल पे कंट्रोल ले लिया। ऐसे ही पुर्तगालियों ने भी चेन ऑफ फर्ट्स बनाई थी, बैम्बू स्ट्रक्चर बनाए थे। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे अकबर ने भी ये जो चेन ऑफ टाउन्स बनाए, इससे हर जहां पे भी जाता था वो एक अपनी अथॉरिटी बैठा देता था और हर कोई उसी के ऊपर डिपेंड हो जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। अकबर के रूल के दौरान यही था कि यहां पे पावर लगातार शिफ्ट हुई है। मुगल्स के दौरान एक के बाद एक बहुत सारे नए शहर बनाए गए, कभी आगरा कैपिटल, कभी दिल्ली कैपिटल, कभी अजमेर, कभी कश्मीर, लाहौर, इस तरीके से कैपिटल शिफ्ट हुई है, ठीक है। तो ये लेक्चर था, ये लेक्चर दोस्तों, ये जो अंडरस्टैंडिंग मेडिवल सिटीज, ये पूरा हो गया है चैप्टर। और अब हम अगले में थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे और ब्रिटिश टाउन को समझेंगे और फिर हम मॉडर्न टाउन्स पे आएंगे। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।